हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का 5 नंबर का डेरिवेशन लेके आता था, उसी तरह आते आते आज मेरा जो है ऑप्टिक्स का यानी कि हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का नियम साबित करें, इस जगह पर पहुंच चुके हैं। यानी कि फिजिक्स का मेरा लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, आज का थोड़ा सा ये चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमको एक टी शर्ट मिला है विक्रम सर का, यानी कि विक्रम ट्यूटोरियल देवघर जैसे कि लिखा हुआ है ये चीज़, और पीछे में भी है, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर से दिख रहा होगा। तो चलते हैं, मिला है यानी कि आज लॉन्च हुआ है टी शर्ट सर का। तो चलते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए फर्स्ट में हम ही टी शर्ट पहने हैं और चलते हैं आज, यानी कि पहन के आप लोग के लिए वीडियो बनाना मतलब बना रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का नियम साबित करें। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले एक चीज हम बता देते हैं आप लोग को कि जब भी कोई चीज सतह लेते हैं तो क्या होता है, चमकीला सतह जब भी लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, पड़ने के बाद ये यानी कि आपतित किरण जो होता है परावर्तित हो जाती है। ऐसे जब भी कोई चिकना सतह ले लेते हैं, यानी कि शीशा वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो प्रकाश की किरण जब भी ऐसे पड़ती है तो परावर्तित ऐसे हो जाती है। वही चीज अगर हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम रहता है हवा, दूसरा माध्यम ले लेते हैं पानी। पहला माध्यम है हवा, दूसरा ले लेते हैं पानी। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब ऐसे होती है, ये हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला यानी कि क्या होता है, परावर्तन के नियम में क्या होता है कि जब भी चिकना सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ऐसे परावर्तित हो जाती है। और अपवर्तन में क्या होता है कि जब भी एक पहला माध्यम ले लेते हैं हवा, दूसरा माध्यम ले लेते हैं पानी, तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है यानी कि पानी पर पड़ती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वही चीज हम दर्शाना चाह रहे हैं कि ये चीज है, यही जब भी सतह पर पड़ती है दो माध्यम, यानी कि जब भी हम बात करेंगे कोई चीज का तो दो माध्यम लेके बात करेंगे। इसमें अपवर्तन नियम में जब भी बात करना तो दो माध्यम लेके बात करना है। सबसे पहले लिए हैं मीडियम 1, दूसरा मीडियम 2, यानी कि माध्यम 1 माध्यम 2। पहला माध्यम है म्यू 1, दूसरा माध्यम है म्यू 2। तो सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं तरंगार्ग, यानी कि वेव फ्रंट। आपको वेव फ्रंट अगर समझ में आता है तभी ये चीज समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं वेव फ्रंट, यानी कि तरंगार्ग क्या चीज है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आएंगे इस पर। तो तरंगार्ग क्या है, माध्यम के उन सभी बिंदुओं का सम्मिलन जो समान कला में दोलन करते हैं। तरंगार्ग हमेशा तरंग के गमन की दिशा के लंबवत होता है तथा माध्यम में दो वेवफ्रंट तरंगार्गों के बीच की दूरी को वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसे तरंग दैर्घ्य करते हैं। तो ये चीज दिखा रहे हैं, एक सतह है, इस पर जब भी आपतित किरण पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसी के बीच यानी कि लंबवत, यानी कि इसके लंबवत ये क्या हो जाएगा, आपतित तरंगार्ग हो जाएगा। यही चीज तरंगार्ग कहलाता है। उसके बाद परावर्तित किरण यानी कि इसके लंबवत जो भी होगा ये हो जाएगा परावर्तित तरंगार्ग। ये हो गया परावर्तन का नियम। उसके बाद चलते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम में क्या हो जाएगा, जब भी आपतित किरण पड़ती है सतह पर तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद इसके लंबवत जो होगी यही हो जाएगा आपतित तरंगार्ग। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित तरंगार्ग। ये हो जाता है परावर्तित तरंगार्ग, ये हो जाता है अपवर्तित तरंगार्ग। तो ध्यान में देना, तरंगार्ग किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके लंबवत जो भी होती है उसे तरंगार्ग हम कहते हैं। तो चलते हैं उसके बाद, यहाँ सबसे पहले ये चीज हम जो लिखे हैं लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद आपको ये फिगर समझ में आएगा। ये जो है A0 जो है बी के साथ यानी कि अभिलंब के साथ आई कौन बनाती है। मान लेते ये अभिलंब यानी कि लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। ये कौन हमको पता है, आई होता है, तो ये हमेशा 90 माइनस आई होगा ही, फिक्स है। ये जो लिखे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है, अपवर्तित तरंगार्ग, ये चीज है। ये जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि ये हो जाएगा अपवर्तित तरंगार्ग, ये हो जाएगा आपतित तरंगार्ग, ये हो जाएगा अपवर्तित तरंगार्ग। तो चलते हैं, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। चलते हैं, माना कि V1 तथा V2 क्या है, क्रमशः प्रकाश का वेग निरूपित करता है, मानते हैं। यानी कि यहाँ से V1 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ माना कि V1 तथा V2 क्रमशः प्रकाश का वेग निरूपित करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ प्रकाश को गमन करने में जो वेग लगता है, वेग प्राप्त होता है, वही निरूपित कर रहा है V1। यानी कि माना कि V1 तथा V2 क्रमशः प्रकाश का वेग निरूपित करता है। हम लोग यानी कि V2 यहाँ है, हम लोग कल्पना करते हैं कि एक समतल तरंगार्ग AB यानी कि यहाँ से यहाँ A0A की दिशा में विक्षोभ करते हुए भीतर सतह से कौन आई बनाते हैं, यानी कि ये
ये बनाते कौन, आई। चित्रानुसार आपतित होता है। माना कि उस तरंगार्ग द्वारा तय की गई दूरी b1 यानी कि यहाँ से यहाँ क्या है, डेल्टा t समय में पूरा कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आने में हमको जो समय लगता है क्या लगता है, डेल्टा t समय में पूरा कर लिया जाता है। अतः b1 जो यहाँ है b1 बराबर क्या हो जाएगा, v2 डेल्टा 2। आपतित तरंगार्ग की आकृति निर्धारित करने के लिए हम दूसरे माध्यम में बिंदु A से त्रिज्या v2 का एक गोला खींचते हैं। ये यहाँ कटता है मेरा। माना कि b1a2 गोले पर बिंदु b1 से स्पर्श सतह निरूपित करता है। सबसे पहले चलते हैं, माना डेल्टा t समय में b1 पर पहुंचता है। यानी कि हमको लगा डेल्टा t समय यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण को पहुंचने में, तो क्या हो जाता है, इसीलिए लिख सकते हैं b1 बराबर हो जाएगा v1 डेल्टा t। उसके बाद साथ ही डेल्टा t समय में a1a2 पर पहुंचता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको प्रकाश की किरण आने में कितना समय लगता है, डेल्टा t ही लगता है। तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा v2 डेल्टा t। उसके बाद चलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, μ1 बराबर हो जाएगा c/v1 और हो जाएगा μ2 बराबर हो जाएगा c/v2। तो μ2/μ1 जब करेंगे तो ये चीज करके हम दिखा चुके हैं। जब करेंगे μ2/μ1 तो ये चीज कर दिए तो ये ऊपर चला जाता है। यानी कि जब बटा करेंगे μ2/μ1 यानी कि ये बटा ये, तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे हो जाता है। तो μ2/μ1 बराबर क्या होता है, c कैंसिल हो जाता है। तो μ2/μ1 बराबर बचता है v1/v2। उसके बाद यानी कि दो त्रिभुज का हम कल्पना कर सकते हैं, समकोण दो त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज दो। जैसे कि पहला त्रिभुज ABB1, दूसरा त्रिभुज है AA2B1। यानी कि पहला त्रिभुज है ABB1 यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है। तो चलते हैं त्रिभुज ABB1 में, तो क्या होगा, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, BB यानी कि B से B1 बटे यानी कि B1 बटे AB1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा साइन आई बराबर। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, BB1 बटे AB1। तो BB1 बराबर हमको पता है कितना है, तो BB1 बराबर हम निकाल चुके हैं v1 डेल्टा t। तो v1 डेल्टा t हो जाएगा बट्टा AB1, इक्वेशन 1 मान लिया हम। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज ये चीज यानी कि A2B1, समकोण त्रिभुज A2B1 यानी कि यहाँ साइन आई आर बराबर क्या हो जाएगा, A2 बटे AB1। A2 बराबर हमको पता है क्या है, v2 डेल्टा t। साइन आर बराबर हो जाएगा A2 बटे AB1, तो बराबर हो जाएगा v2 डेल्टा 2। AB1 बराबर क्या हो जाएगा AB1 इक्वेशन 2। उसके बाद चलते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा t बटे हो जाएगा AB1 बराबर हो जाएगा AB1 बटे डेल्टा यानी v2 डेल्टा t डेल्टा t कैंसल, AB1 कैंसल, तो बचता क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर बचता है v1 बटे v2। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा v1 बटे v2 का मान हमको पता है यहाँ μ2 बटे μ1 यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर फाइनली होता है मेरा μ2 बटे μ1। यानी कि ये हमको प्रूव करके एग्जाम में आपको यहाँ तक करके दिखाना है। लास्ट में हम यह भी कह सकते हैं कि इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कह सकते हैं। ये हाइजेंस का अपवर्तन का नियम तो है ही, लेकिन इसे हम स्नेल का अपवर्तन नियम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हाइजेंस का सिद्धांत यानी हाइजेंस प्रिंसिपल जो भी है, हाइजेंस का सिद्धांत सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद ये डेरिवेशन आपको देखना। हाइजेंस का सिद्धांत से पहले आपको ये चीज पढ़ना है, तरंगार्ग क्या चीज है, क्या होता है। उसके बाद हाइजेंस का सिद्धांत देखें, उसके बाद ये डेरिवेशन देखें। हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का सिद्धांत बाद में देखना है। सबसे पहले तरंगार्ग, फिर हाइजेंस का सिद्धांत, फिर हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का नियम। यानी कि बाद में ये चीज वो दोनों चीज देखने के बाद में ये डेरिवेशन आपको देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है क्या है, हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें। यानी कि दो डेरिवेशन है फिक्स, यहाँ रहेगा सिर्फ परावर्तन।
परावर्तन का नियम, हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें, जो कि मेरा अगला क्लास में रहेगा। अगला क्लास का जो रहेगा मेरा डेरिवेशन हाइजेंस के नियम से हमको परावर्तन का नियम साबित करना है। फिर मिलेंगे। तो चलते हैं, यानी कि जितना भी डेरिवेशन हम बताए हैं उसमें आपको रिवीजन करते रहना है, और इस चीज को तो और ज्यादा रिवीजन करना है। यानी कि देखना है कि जितना भी डेरिवेशन हम बताए हैं 5 नंबर का, वो सारा इंपॉर्टेंट है और वो सारा आपको रिवीजन करते रहना है। हम बता दिए तरीका कैसे करना है आपको याद, पेड में करें, कॉपी में करें, जैसे करना है, लेकिन जितना चीज हम बताए हैं वो चीज यानी कि कंठस्थ कर लें, यानी कि उससे बाहर पूछ नहीं सकता है। जितना हम बता चुके हैं अगर उतना आप लोग कर लेंगे तो फिक्स है, उससे एग्जाम में आएगा ही। तो इससे एक फायदा कितना होगा कि 1 नंबर का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है वो आपको 5 नंबर का डेरिवेशन करने के बाद ही बनेगा। जो उसके बाद न्यूमेरिकल होता है, अगर डेरिवेशन आप समझते हैं तो एग्जाम में न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उतना टफ न्यूमेरिकल आता नहीं है। जितना झारखंड बोर्ड का यानी कि जो रहता है न्यूमेरिकल, वो इस डेरिवेशन से आप कर सकते हैं। या सीधे देगा ऐसे, हम बता चुके हैं, कभी कभी एग्जाम में दे देता है टॉर्क के बराबर पी क्रॉस ई पर, तो इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। पी साइन थीटा तोड़ के निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या टूटता है, साइन थीटा में टूटता है, तो पी साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान भी दिया रहेगा, पी का मान दिया रहेगा, ई का मान दिया रहेगा, तो टॉर्क बराबर नहीं निकाल सकते हैं। और टॉर्क बराबर जानेंगे कैसे, तो जानना आपको डेरिवेशन से। अगर डेरिवेशन आप जानते हैं तो टॉर्क बराबर ये चीज आपको दिमाग में रहेगा, और एग्जाम में आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो इससे फायदा होगा क्या कि 5 नंबर का डेरिवेशन करने से आपका 2-3 नंबर का जो आता है परिभाषा वाला, डेफिनेशन वाला, तो उससे हो सकता है, और 1 नंबर का तो क्वेश्चन इसी से ही बनता है, इसी से आप बना भी सकते हैं उससे, और न्यूमेरिकल भी बनेगा इसी से। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हाइजेंस के यानी कि परावर्तन के नियम में। तब तक के लिए धन्यवाद।